नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। जम्मू कश्मीर में सुबह सुबह यासिन मलिक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। राज्य की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर में 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कार्रवाई 1990 में कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण और हत्या मामले से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक छापेमार कार्रवाई जिन स्थानों पर हुई उनमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व प्रमुख और हुर्रियत नेता यासिन मलिक का आवास भी शामिल है। फिलहाल यासिन मलिक कई आतंकी मामलों में तिहाड़ जेल में बंद है। दरअसल ये मामला 1990 का है, जब घाटी में तनाव पसरा हुआ था और कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, उनको वहां से भगाया जा रहा था। उस दौरान 27 वर्षीय सरला भट्ट कश्मीर के पंडित परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो अनंतनाग जिले की रहने वाली थी और श्रीनगर शहर के सौरा इलाके में शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्स के रूप में कार्यरत थी, जहां 18 अप्रैल 1990 को उसी हॉस्टल से उनका अपहरण कर लिया जाता है और अगले दिन 19 अप्रैल को श्रीनगर शहर के मालबाग इलाके में उनका गोलियों से छलनी शव सड़क पर मिलता है। आरोप ये लगाए गए कि यह हत्या उस बड़े षड्यंत्र का हिस्सा भी थी, जिसका उद्देश्य कश्मीरी पंडित समुदाय को घाटी से बाहर भगाना था। उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट कहकर निशाना बनाया गया था। इसलिए अब कहा जा रहा है कि अब कश्मीरी पंडितों को जल्द ही इंसाफ मिलने वाला है। कश्मीर की बहादुर बेटी सरला भट्ट, जो कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी और 19 अप्रैल 1990 में जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने स्किम्स हॉस्पिटल श्रीनगर में बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। 35 साल बाद उनके मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई है और जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एसआईए, उन्होंने कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है। तो देखिए, 1990 का ये पूरा मामला है, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से यानी कि घाटी से उनके आशियाने से दूर किया जा रहा था। उस दौरान ऐसा बवाल कटा था जिसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। और उसके बाद जब आपको बता दें कि अप्रैल का ये पूरा मामला 1990 में जब सरला भट्ट, जो कि एक यहाँ पर आयुर्विज्ञान में एक नर्स के तौर पर काम करती थी, और उस पर लगातार सरला भट्ट पर यह आरोप लगाए जाते थे कि वो वहां पर काम ना करे और यहां पर यह कहा जाता था कि कई ऐसी गतिविधि में उसकी संलिप्तता है और उसको लेकर फिर बाद में उनको छलनी यहां पर कर दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि शायद अब इंसाफ मिलेगा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है संजय सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी के, तारिक वानी जी, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जगदीप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, मुस्तफा मसूदी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत संजय सिंह जी आप ही के साथ। एसआईए लगातार सुबह से ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है। कई ठिकाने ऐसे हैं जो कि यासिन मलिक से जुड़े हुए हैं और यासिन मलिक हम सभी को पता है तिहाड़ जेल में बंद है। क्या ये मानकर चला जाए कि 1990 का जो सरला भट्ट हत्याकांड था उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी एसआईए टीम को मिलेगी और अब सरला भट्ट को न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय तो मिलना ही चाहिए और जितना भीषण नरसंहार और जिस तरह से इन हिंदुओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पड़ोसी जिनके साथ हम भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब के जो भारत में राग लापे जाते हैं उसके तहत वो लोग रहते थे, उन्होंने सपने में भी नहीं कल्पना की थी कि हमारा पड़ोसी इस तरह से हमारे साथ करेगा। तो ये मानव आजाद भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा वास्तव में इससे भीषण अत्याचार हिंदुओं पे नहीं हो सकता था, लेकिन उनको खदेड़ दिया गया, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई और सरला भट्ट जी और कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको जिस बुरी तरह से मारा गया है वो वास्तव में दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। अब यासीन मलिक निश्चित रूप से ऐसे जो दुर्दांत अपराधी या क्रांताई ये टेररिस्ट हैं, ये इस्लाम के नाम की जिहाद की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इनके निश्चित रूप से होनी चाहिए कार्रवाई और जो उचित दंड पूरा इनको मिलना ही चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने हिंदुओं को खदेड़ा है वहां से। बिल्कुल। और अब मैं तो सरकार को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, कम से कम उसमें शुरुआत हुई है। नहीं तो यही यासीन मलिक मनमोहन सिंह जी के साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री, हम सब ने फोटो देखा, बुला के दावतें खिलाई जाती थी इन आतंकवादियों को, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को किस तरह से पाला जाता था, करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से इन पे लगाम लगाई गई है और बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये उसी का पार्ट है। मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा भंडारी जी, जो पाकिस्तान की एक
आइडियोलॉजी है, जो उनकी फिलॉसफी है, 1000 कट्स टू ब्लीड, ये उसी का पार्ट है। जो पाकिस्तान ने कहा कि हम 1000 कट देंगे और अभी लड़ाई लड़ेंगे, तो ये उसी का पार्ट है। तो लड़ाई बड़ी है निश्चित रूप से। इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा। कम से कम शुरुआत तो हुई है। जी रितु जी। ठीक है सर, चूंकि देखिए जगदीप जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बड़ा आरोप आप लोगों पर लग रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई आतंकवाद को तो आप लोगों ने पनाह दी थी और यासिन मलिक उसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन एसआईए की टीम जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रही है उससे कांग्रेस पार्टी का क्या समझना? रितु जी, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। इस अपेक्षा के साथ कि थोड़ा सा वक्त मुझे आप अभी कर देंगे। निश्चित तौर पर बात चाहे पंडित टीकालाल टपलू की हो, सरला जी की हो, बदमामा की हो, संग्रामा की हो, राहुल पंडिता से लेके हर वो टारगेट किलिंग की हो, निश्चित तौर पर मेरा भी साधुवाद। लेकिन कुछ सवाल उसके साथ, क्योंकि आज 35 बरस बीत चुके हैं। अभी आपने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष को सुनवाया, जिनको के साथ सर आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। सबसे पहले सीधा अपने तमाम दर्शकों को हम उत्तर प्रदेश विधानसभा लिए चलते हैं, जहां फतेहपुर में कल मकबरा वर्सेस और महादेव मंदिर की जो लड़ाई देखने को मिल रही थी, उसको लेकर विधानसभा में हंगामा हो रहा है। पहले पेज पर यह मत समझा, पहले पेज पर है 2025 2014 7 2025 को खान और खनिज ब्रैकेट में विकास और अधिनियम 1957 की धारा 28 की धारा 3 के अधीन सदन के बगल पर रखता है। मत संख्या 3 माननीय वित्त मंत्री जी। 3 माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 1 2025 लेखा परीक्षा सिविल को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 4 माननीय वित्त मंत्री जी। 4 माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक महा अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप हाउस बंद करवाना चाहते हैं, तो मैं आज वो भी उसके लिए भी तैयार हूं। मेरा मन नहीं था कि हाउस बंद हो, मेरा मन ये था कि सारी चर्चाएं हो, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, मेरा ऐसा मन था। अगर आप लोगों का मन नहीं है हाउस चलाने के लिए, तो आप बता दो। आपका मन नहीं है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा करें, अगर आपकी रुचि नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं। नहीं, आप लोग अगर आपको बोलना है तो आपकी बात आई है तो उसके ऊपर ऐसे इस प्रकार की अनारकी नहीं पैदा होगी ना। सॉरी, नो, मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष ने कोई विषय उठाया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि कल ही एफआईआर करा दी गई है और जिनके खिलाफ एफआईआर कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो सारी बात आ गई। अगर आप देखिए, आज आपके नियम 56 के अंतर्गत जितना आपने मेरे से अपेक्षा करी थी कि सारी नोटिस मैंने ले ली, आज तक जो जितनी भी नोटिस नियम 56 के अंतर्गत कभी भी नहीं ली गई होंगी, वो सारी आज मैंने स्वीकार कर ली और सब स्वीकार करके मैं सब पर बोलने के लिए आपको मैं इस सदन में घोषणा करता हूं कि विपक्ष सरकार को अवसर देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं है। आप जनता की समस्याएं उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिन नियमों के अंतर्गत आपने आज स्कूल मर्जर के ऊपर एप्लीकेशन दी, बिजली के ऊपर दी, स्वास्थ्य के ऊपर दी और अन्य विषयों के ऊपर आपने दी, मैंने सारी आपकी सूचनाएं स्वीकार करी हैं और सबको सूचनाएं स्वीकार करने के बाद मैं आपको अवसर दे रहा हूं कि अगर आपका मन है उनके ऊपर चर्चा करने का, अगर आपका मन है तो आप प्लीज अपनी सीट पर चलिए। अगर आपका मन नहीं है, कमाल भाई आपने जितना कहा था मैंने सब स्वीकार किया, सबके ऊपर मैं अवसर दे रहा हूं। अगर आपका मन नहीं है हाउस चलाने के लिए तो आप डिसाइड कर लो। चलिए, माननीय मत संख्या। और देखिए यूपी विधानसभा में लगातार जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है और आगे भी इसी तरह से जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगी। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हुए जगदीप जी, आप पहले अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जी शुक्रिया। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। हाँ, देखिए मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी प्रकार के नरसंहार की बात हो, लक्ष्य हत्याओं की बात हो, निश्चित तौर पर ये मानवता का कत्ल है और इसके
इंसाफ के लिए अगर कहीं कोई प्रयास होता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आज 35 वर्षों के बाद, जैसे अभी मैंने रविंद्र रैना का हवाला किया, तो वो साहब ये भी नहीं जानते कि दरअसल ये जो जैसे उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, ये खातून अपने हॉस्टल में थी, उमर कॉलोनी में, अगले दिन उनकी बुलेट रिजन बॉडी मिलती है और FIR नंबर 90 के तहत जो है मामला दर्ज होता है। अब सवाल ये है कि FSL की रिपोर्टिंग हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो, 35 साल के बाद के वो गवाह जिनमें से बहुत सारे फानी पुस्तक से अलविदा कह चुके हैं, तो क्या इन तमाम परिस्थितियों के बीच न्याय मिल पाएगा? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो आपने प्रबुद्ध व्यक्ति हमारे संजय जी बिठाए हैं भाजपा के, इस तरह बताएंगे कि जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ था तब BP सिंह की सरकार में 85 सांसदों के साथ आप बैठे थे। जगमोहन जी को दोबारा कश्मीर भेजने के लिए भाजपा ने हर मुमकिन कोशिश की और जगमोहन जी के कश्मीर में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उसी शाम पहले 300 नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है, फिर जनाजों में से गोलियां निकलती हैं। उसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर जाकर कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से दूंगा। मैं उन कश्मीरी पंडित नेताओं की बात आपको बताना चाहता हूँ जिन्होंने अपने वक्तव्य में ये तक कहा कि हमें सरकार की तरफ से बाकायदा एयर टिकट थमाए गए कि आप जम्मू जाइए, आपका सारा इंतजाम कर दिया गया है। अशोक जेटली, पूर्व मुख्य सचिव, जिनका ये बयान मैं इनको याद दिला दूं, जिनका ये कहना था कि जो आतंकवादी 5 साल में नहीं कर पाए वो जगमोहन ने 5 महीनों में कर दिया। तो मैं ये बता दूं कि बराए मेहरबानी जब आतंकवाद की बात हो कश्मीर को लेकर, तो जगमोहन को और जगमोहन को वहां भेजने के पीछे आपकी उस मक्कारी और धूर्तता से भरी कवायद को जरूर याद कर लीजिए कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले। जी ठीक है। तारिक वानी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या सोचना है? क्योंकि 1990 का मामला है, 1990 में जो भी कुछ हुआ सर वो सभी को मालूम है, किस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, उनके घर, उनके आशियाने, संपत्ति, सबको नुकसान यहां पर हुआ। उसके बाद सरला भट्ट एक ऐसा नाम आता है जिस पर ये प्रेशर बनाया जाता है, पहले तो वो नौकरी छोड़ दे, जब नौकरी नहीं छोड़ रही थी तो उसके बाद कई तरह के आरोप भी उन पर लगाए गए और उसके बाद उनको छलनी यहाँ पर गोलियों से कर दिया गया। लेकिन आज जब 2025 चल रहा है तब ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो लग रहा है कि किसी तरह का न्याय मिलेगा। जो सबूत 1990 के थे वो क्या आज की तारीख में उजागर हो पाएंगे? जी, पहले तो सभी को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं पहले पूरी तरह से क्लियर कर दूं आपको कि जो सरला जी का जो मर्डर हुआ था, दर्दनाक जो हादसा था, वो कंडेमनेबल है, ट्रैजिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनकी फैमिली को और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन हमें पहले ये चीज पूरी वाज़ेह तरीके से क्लियर कर देनी चाहिए कि जो भी ये इंसाफ होगा ये फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल मोटिवेशन होना चाहिए। और जो ये अचानक से जो इस केस का जो रिवाइवल हुआ है, हम नहीं ये कहेंगे कि नहीं इसको इंसाफ नहीं होना चाहिए। मैं इस पिछले 6 साल से मैं इंडिविजुअल लेवल पे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए बात करता हूँ, तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे कहता हूँ कि इसका जो है पूरी तरह से इंसाफ होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में जितने भी यहाँ पे बेकसूर बेगुनाह लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के आईन को अपने हाथ में हमेशा रखा और उनका कत्लेआम हुआ, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये बहन हमारी थी, मेरे ख्याल से अगर मैं आज इनकी बात करूं तो ये मेरे माँ के समान होगी जितनी इनकी आज एज होती। तो ये अगर मेरी माँ के साथ हुआ होता तो तब भी मैं ये कहता कि जस्टिस मिलना चाहिए, या ये सरला जी है तब भी मैं यही कहूंगा कि जो है जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन 30 साल के बाद जो है justice delayed for over 30 years must not become justice distorted for electoral gains। जो electoral gains होते हैं उसके लिए ये distort नहीं होना चाहिए। इसमें अगर डिले हुआ है, हम मानते हैं, हम उस परिवार से, पूरी परिवार से, कश्मीर की तरफ से माफी मांगते हैं कि इसमें डिले हुआ है इंसाफ होने के लिए। इवन तो हम उसमें कसूरवार नहीं है, लेकिन इंसाफ होने में देरी लगी, उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन जो भी ये जो ये इंसाफ होगा बड़ी साफ सुथरे तरीके से, कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। और अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, 1990 अप्रैल में जनाब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सरकार में नहीं थी, वहां पे गवर्नर रूल था। और JKNC हैज ऑलवेज स्टूड फॉर द डिग्निटी, सेफ्टी, इक्वल राइट्स फॉर ऑल कम्युनिटीज। इट्स नॉट अबाउट कश्मीरी मुस्लिम्स, सिख, हर किसी के लिए, इंक्लूडिंग और कश्मीरी पंडित ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो हम चाहते हैं कि जो कल्प्रिट है वो अंडर द लॉ पनिश हो, उसको सजा मिले, सजाए मौत मिले। लेकिन इसमें जो अगर कोई सिलेक्टिव केस उठा के
कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी, तो उसमें शायद हम उसमें समर्थन नहीं कर पाएंगे। बाकी जितना भी आपने कहा कि सरला भट्ट जी की जो हत्या है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जज्बाती तकरीरें करना बहुत आसान होता है टीवी डिबेट्स में, लेकिन जब हम बात करते हैं ना एक औरत की, जिसको पहले अब्डक्ट किया गया, जिसको पहले हॉस्टल से उठाया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, अगर मैं अपने बहन को या अपनी माँ को उस जगह पे रखूं, शायद मुझे उस चीज का एहसास होगा कि उस वक्त कितना वो दर्दनाक होगा उस औरत के लिए और उसके घर वालों के लिए, जब उन्होंने उसकी डेड बॉडी ली होगी। निगीन में जो है, निगीन पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर नंबर 56/1990। तो ये एफआईआर वहां पे लॉन्च हुई थी। लेकिन इतने सालों के बाद, 3 दशक 35 साल बीत गए हैं, इसके बाद इसका आज ये जो है रिवाइवल होना, मैं इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करता हूं कि ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम का जो फैब्रिक है, जो जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ था, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीजों की तरह सिलेक्टिव केसेस को उठा के ये जो हमने जो भाईचारा बनाया उसमें कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए। हम इस चीज का समर्थन देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में वो सभी भाइयों और बहनों के कत्ल का इंसाफ चाहता हूं जो यहाँ पे हुए और जिन्होंने हिंदुस्तान के आईन को हाथ में रखा, उसका समर्थन किया, उसको सपोर्ट किया और उसका आदर किया, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है सर। मुस्तफा मसूदी जी, सर आपके पास आते हुए, चूंकि 1990 का मामला है और लगातार डिस्कशन हम कर रहे हैं कि कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब क्या वो साक्ष्य मिल पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया और ये वाजिब भी है कि सर 1990 का मामला, उस दौरान सरला भट्ट 27 साल की थी और अब 30 से 32 साल यहाँ पर बीत चुके हैं। अब इस पूरे मामले पर अगर हाईलाइटेड केस करें तो कई तो ऐसे लोग होंगे जो शायद अब हमारे बीच में भी नहीं होंगे, अगर वो आरोपी भी हैं, तो किस तरह से इस पूरे मामले को बढ़ाया जाएगा? आपका परसेप्शन क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं उस टाइम 16-17 साल का था। 90 का हालत यहाँ पे कयामत जैसी थी, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। आज मैंने ये सुना आपके माध्यम से, इसका रिपोर्ट पढ़ा कि 90 साल पहले, मतलब ये ऐसे एक वाकयात नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाकयात है। तो हम मुसलमान हैं, हमारा दीन यही कहता है कि खूनी नाहक के साथ मत रहो। जिसने भी नाहक खून किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। बेकसूर लोगों को जिन्होंने भी मारा है उनको सजा मिलनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, अच्छी बात है, ऐसे केसों को खोलना चाहिए, जैसे कि 2009 में नीलोफर और आसिया का केस यहाँ पे अभी भी पड़ा है, तो वो भी बेदर्दी से उनका भी कत्ल हुआ है। हम उम्मीद करेंगे वो केस भी खुलेंगे। ऐसे बहुत सारे वाक़ात यहाँ पे है, उनकी छानबीन होनी चाहिए और मुलजिमों को सजा मिलनी चाहिए। ये कौन इंसान और कौन आदमी होगा जो इन चीजों को खिलाफ जाएगा कि एक मुजरिम को सजा नहीं मिलनी चाहिए? अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग घरों से गायब है, यहाँ बहुत सारे लोगों की कब्रें, बेनाम कब्रें कहीं पे बनाई गई है। मेरे ख्याल में सब के फाइलें खुलनी चाहिए और उन लोगों को जिन्होंने बेकसूर लोगों का खून किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। हम तो इसके साथ है। हम कश्मीर में अमन चाहते हैं, कोई फिरका वाराना वारदात नहीं चाहते हैं। हम वही कश्मीर देखना चाहते हैं जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही झंडे, सबसे पहले हम कश्मीरी कहते थे अपने आप को, उसके बाद हमारा मजहब देखा जाता था, क्योंकि हमारी सेकुलरिज्म, हमारी मिसाल सारी दुनिया में है। हम यही चाहते हैं कि चाहे जो भी सरकार सेंटर में आए, वो भले किसी आइडियोलॉजी का हो, लेकिन कश्मीर के मतलब ये सोचना है उनको, हमें सेकुलर रखना है, यहाँ पे फिरका वारदियात नहीं होनी चाहिए। हम वही अपना पुराना कश्मीर चाहते हैं जिसमें किसी कोई भेदभाव नहीं, भेड़ और बकरी, जो शेर और बकरी एक ही तालाब में पानी पीते थे, हम वही कश्मीर चाहते हैं। उस कश्मीर को बिगाड़ने वालों को अगर सजा मिलेगी हम उनके साथ है। बाकी और ज्यादा हम इस जानकारी में नहीं, उम्मीद है कि ये एक ही केस नहीं, सारे केस खुलेंगे, सारे केस खुलने चाहिए। जिन बेकसूरों को मारा गया है उन कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तारिक वानी जी अपनी बात रखिए। जी, मैं और एक बात कहना चाहूंगा आपको कि ये दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, इट इज ओवरड्यू जस्टिस। मैं इसको ये कहूंगा कि ये ओवरड्यू जस्टिस है, येट टाइमिंग मैटर्स, बट इट इज नॉट इनफ टू मेयरली रीओपन अ केस। जो एक खाली केस ओपन होगा उसके बाद क्या होगा, अभी एसआई जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीइंग अ जेकेएनसी मेंबर, जेकेएनसी demands for full accountability, transparency and fair legal proceedings, और हम ये चीज इंश्योर करें कि इसमें कोई और एक पॉलिटिकल गैम्बिट ना हो, या ये एक जनरल मार्च होना चाहिए जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए। इसमें कोई थिएट्रिक्स नहीं होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए।
शुक्रिया। सर, चूंकि एसआईए की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, तो एक बार मैं एक छोटा सा रिएक्शन कम शब्दों में तारिक वानी जी अपनी बात रखिएगा। एसआईए की टीम कार्रवाई कर रही है, तो आप किस इस चीज को लेकर, आप चूंकि बार बार कह रहे हैं कि फेयर जस्टिस होना चाहिए, जो भी कार्रवाई है वो यहाँ पर सही तरीके से होनी चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ इशारा है या फिर किसी भी तरह की संलिप्तता इसमें देखने को मिल पाएगी? देखिए, इशारे की बात नहीं है, मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ। जब मैं इंसाफ की बात करूँ तो मैं हर किसी के लिए एक समान बात करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मसूदी साहब ने कहा कि यहाँ पे आसिया नीलोफर का केस है, उसको रीओपन करके उसको जस्टिस मिलना चाहिए। मतलब जो पुराने केसेस हैं उनको भी रीओपन होना चाहिए, सिर्फ सरला भट्ट वाला ही नहीं, निश्चित तौर पर। संजय सिंह जी, एक बार फिर से एसआईए की टीम अब जो 2025 में कार्रवाई कर रही है सर सुबह से, हालांकि अभी ये कानूनी प्रक्रिया है तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि अंधेरे में तीर छोड़ने वाली बात हो रही है? नहीं, अंधेरे में तीर नहीं है। देखिए, एविडेंसेस तो होंगे निश्चित रूप से, और बिल्कुल साफ है कि किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, अब उसको बाहर लाना है। और देखिए, इसमें जो मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में सभी लोग वैसे हैं, उनके मतलब जिन लोगों ने निकाला है उनके साथ थे, या जिन्होंने हत्याएं की थी, जैसे कि हमारे तारिक वानी भाई बैठे हैं, मुस्तफा भाई बैठे हैं, मैं इनको सलाम करता हूं, और मैं उनको भी सलाम करता हूं, नमन करता हूं, जो औरंगजेब, मुझे याद आ रहा है कि कश्मीर के बहादुर जवान थे औरंगजेब, जिनको आतंकवादियों ने पकड़ लिया था और उनको किस तरह से टॉर्चर करके मारा था, पूरा परिवार इंडियन फोर्स में था। बहुत लोग ऐसे हैं, बट इसके आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है ये। इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट में चेंज लाना पड़ेगा। इसमें हमारे मसूद भाई जैसे लोग और तारिक भाई जैसे लोग हैं, यही सोसाइटी के अंदर चेंज ला पाएंगे। और ये देखिए, इंसाफ तो तब मिलेगा सरकार एसआईए करके, लेकिन जब तक वहाँ के जो मुसलमान भाई हैं, देखिए मैं बहुत थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, जब तक वहाँ के लोकल मुसलमान, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो जब तक हिंदुओं को कहे कि चलिए आपको हम वेलकम करते हैं, हम आपका सुरक्षा लेते हैं, देखते हैं कौन आपको आके मारता है, तब सही जस्टिस मिलेगा हिंदुओं को। फौज कहां तक किसी को डिफेंड करे? मैं फिर कह रहा हूं ना, तमाम हमारे मुस्लिम भाई शहीद हुए हैं फौज के अंदर, और वहां जेके पुलिस के जवान शहादत दिए हैं इस आतंकवाद के खिलाफ। तो सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है मुसलमानों में। लेकिन मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं, ये जो 1000 कट्स टू ब्लीड जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ कुछ लोग हैं, उसको एलिमिनेट कराना पड़ेगा। और ये काम हमारे तारिक भाई जैसे और मुस्तफा मसूदी जी जल्दी से बात रखिए, उनको आगे बढ़ के आना पड़ेगा, तभी इसके ये रिजॉल्व हो पाएगा। ठीक है। In the turn, I will highly appreciate. It doesn't mean that anybody will raise the finger and get an opportunity. Please. ठीक है, लौट रहे हो मुस्तफा मसूदी जी, अपनी बात रखिए 30 सेकंड में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास जाऊंगे। देखिए, आज भी जो कश्मीरी हमारी जनरेशन के लोग, हमने किताबों में पढ़ा और हमने बहुत शॉर्ट टाइम नॉन मुस्लिम पंडित भाइयों के साथ गुजारा, हम आज भी दिल खोल के उनका वेलकम करते हैं। और हमने कभी भी उनको अपने से अलग आज भी नहीं समझते हैं, ना समझते, क्योंकि हम लोग स्पेसों में बैठते हैं, बात करते हैं, हमने बहुत क्लोज इस रिश्ते को लाया था। और इसमें जो भी बात है पाकिस्तान आइडियोलॉजी मेरे भाई ने कहा वो खत्म हो रही है, उसमें अब वहां पर मत जाइए, दोबारा याद मत दिलाइए, वो एक जमाना था, वो याद नहीं दिला रहे, वो बस एक कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि स्लीपर सेल अभी भी कहीं ना कहीं घाटी में है। जगदीप जी, अपनी बात रखिए 30 सेकंड में सर। पर कश्मीरी पंडितों की बेहबूदी के लिए आगे आ रहे हैं और हम तैयार हैं। ठीक है सर, समय चूंकि मेरे पास कम है, जगदीप जी आप अपनी बात रखिए। सियासत होनी चाहिए, 30 सेकंड चाहिए, उन पे सियासत नहीं होनी चाहिए कश्मीरी पंडितों पे। हम उनका तहे दिल से करते हैं, आजादाना तौर वो आए, हम उनका वेलकम करते हैं, उनके लिए अच्छी जगह। ठीक है मुस्तफा मसूदी जी, ठीक है सर, ठीक है सुनिए सर आपकी बात अभी। देखो जी, मनमोहन जी का नाम लिया, उस सरकार का नाम लिया, तो मैं इसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनके 11 साल के कार्यकाल में एक भी कश्मीरी पंडित परिवार की बदमाशी भी कहना चाहता। दूसरी बात, वाजपेयी साहब का वो नारा कश्मीरियत और जमहूरियत वाला, उससे मत भूलें। तीसरी बात, मचेल का एनकाउंटर हो, कुपवाड़ा का हो, फेसबुक का मामला हो, बदनामा हो, संग्रामा हो, कुल्हाड़ हो, देसा हो, हर वो जघन्य नरसंहार किसी से पूरा हो, अगर आप जांच करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर सर जो नरसंहार 1990 में हुआ था वो यहाँ पर किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल माफी के साथ आप चारों मेहमान से, क्योंकि मेरे पास समय इतना इजाजत नहीं देता कि मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। आप सभी मेहमान जुड़े और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।